अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माई सेल्फ मोहम्मद रियान सफदर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल WH मैथमेटिक्स ऑफिशियल। तो आज हम लोग कुछ प्रीवियस लेक्चर की जो चीज़ें रह गई थी जो मैंने पहले बताई थी कि हम पढ़ेंगे, क्योंकि लेक्चर लेंथी होने की वजह से मैं नहीं बता सका था, क्योंकि फिर अपलोडिंग में ज़रा इशू आता है। तो इस वजह से फिर हम लोग वो दो चीज़ें जो हैं जो पिछले लेक्चर में रह गई थी वो आज डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट आज हम लोगों ने शुरू करना है यूलर का इंटीग्रल फॉर्म, यानी जो हम यूलर की इंटीग्रल फॉर्म गामा फंक्शन के लिए, यानी जो हम लोग गामा फंक्शन की डेफिनेशन शुरू में पढ़ रहे थे। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जो हम लोगों ने ये वाली पहली इक्वेशन, मतलब ये वाली गामा फंक्शन की फॉर्म पढ़ी थी, आई थिंक ये जेड के लिए नहीं, एक्स के लिए। तो अब हम लोग जो है वो इसको प्रूव करना है हम लोगों ने कि ये इंटीग्रल फॉर्म आती कैसे है। ठीक हो गया। इसको प्रूव करने से पहले चार लेमाज हैं वो हम लोगों ने प्रूव करने हैं जो इसके प्रूफ में यूज़ होते हैं। तो हम लोग वो लेमाज जो है वो आई थिंक दो लेक्चर में डिवाइड करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग वो प्रीवियस दो चीज़ें जो रह गई थी वो वाली और इसके दो लेमाज, ठीक है, उनको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे फर्दर हम लोग मूव करेंगे। तो चलें हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में, आई थिंक सेकंड लेक्चर में या फिर शायद फर्स्ट लेक्चर में ही, तो हम लोग ये रियल नंबर्स के लिए प्रूव किया था। उसमें क्या था हमारे पास, गैमा ऑफ एक्स प्लस वन इज़ इक्वल टू एक्स गैमा ऑफ एक्स, ठीक था। यानी कि एक्स गैमा ऑफ एक्स था, जहाँ पे एक्स क्या था, एक रियल नंबर था। नज़र आ रहा है, हाँ जी नज़र आ रहा है, ठीक हो गया। एक्स यानी कि हमारे पास एक रियल नंबर था। तो अब हम लोग यही रिज़ल्ट बेसिकली प्रूव किस में करेंगे, मतलब कम्प्लेक्स नंबर्स में। लेकिन चूंकि कम्प्लेक्स नंबर्स में, चूँकि हम वाइस्ट्रास फंक्शन की कम्प्लेक्स नंबर्स में डेफिनेशन पढ़ चुके हैं गैमा फंक्शन की, तो हम उन चीज़ों को यूज़ करते हुए, उन रिज़ल्ट्स को यूज़ करते हुए हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, इसका रिज़ल्ट ये प्रूव करेंगे। अब चूंकि इसमें डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, वाइस्ट्रास गैमा फंक्शन की डेफिनेशन को यूज़ करें तो वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो उससे पहले हम लोग प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो है वो यूलर प्रोडक्ट का फार्मूला पढ़ा था कि यूलर प्रोडक्ट फॉर गैमा फंक्शन। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये हम लोगों ने पढ़ा था। अब इस फार्मूले का हम लोग यूज़ करेंगे और वो चीज़ प्रूव करेंगे। अब ये वाला प्रोडक्ट हम लोग क्या लिखा, बाय यूलर प्रोडक्ट ऑफ गैमा ऑफ जेड, हम लोगों ने वो फार्मूला प्रीवियस लिखा। ये क्या होगा, 1/z प्रोडक्ट आएगा किसका, इस वाली टर्म का 1/n होल पावर z और 1+z/n होल पावर -1। अब इसको हम लोगों ने यूज़ किया। और ये बेसिकली क्या आप लोगों के पास यूलर प्रोडक्ट है। यूलर प्रोडक्ट का फार्मूला है किसके लिए, गैमा ऑफ जी के लिए, नहीं कि कॉम्प्लेक्स गैमा फंक्शन आप कह सकते हैं इसको। तो अब हमारे पास क्या होगा, अब हम लोगों ने यहाँ पर पहले तो रिप्लेस करना है z को z+1 से। अब z को z+1 से रिप्लेस किस वजह से करना है, क्योंकि हम लोगों ने इधर z+1 बनाना है एक साइड पे। तो अब इधर z था तो इधर z+1 जब रिप्लेस करेंगे तो इधर एक साइड तो हमारे पास आ जाएगी। हम फिर उसको सॉल्व करके ये वाली चीज़ बनाएंगे। तो जहाँ जहाँ z था वहाँ वहाँ हम लोग z+1 रिप्लेस कर देंगे। तो इसको 1/z+1 कर देंगे, ये इसी तरह आएगा, ये z+1 हो जाएगा, यहाँ पे z+1 हो जाएगा और ये पावर -1 ही रहेगी। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि, अच्छा अब हम लोग यहाँ पे बेसिकली करने क्या जा रहे हैं, मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ। हम लोगों ने प्रूव ये करना है, ठीक है। तो हम इसको अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, गैमा ऑफ z+1 ओवर गैमा ऑफ z इज़ इक्वल टू z। अब हम लोग ये करेंगे ये कि हम लोग इस रेशो को, ये वाली जो रेशो है, इसको z के बराबर प्रूव कर देंगे और आगे अगले स्टेप में इसको इधर मल्टीप्लाई करके ये प्रूव कर देंगे। इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पर गैमा ऑफ z+1 और गैमा ऑफ z कंसिडर कर लिया कि इसकी ये साइड कंसिडर कर ली है। अब हम लोग डिफरेंट रिजल्ट्स और उन चीज़ों को यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, यानी बेसिकली इस इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करके हम लोग इसमें पुट करेंगे और इसका z बनाएंगे। अब देखा जाए तो यहाँ पर z था, ठीक हो गया, और यहाँ पर z+1 था। तो इन दोनों इक्वेशंस को अब इस वाली रेशो में यूज़ करेंगे। इधर गैम ऑफ z था तो हम लोगों ने ऊपर गैम ऑफ z+1 है तो ऊपर हम लोग इसकी जगह पे इक्वल टू डाल के नेक्स्ट में आगे नेक्स्ट पेज पे है तो हम लोग पहले ऊपर ये वाली टर्म रख देंगे और डिवीजन में नीचे ये वाली टर्म रख देंगे, तो हमें हमारे पास ये रेशो आ जाएगी। ठीक हो गया जी।
या आप इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, आप लोग इसकी डायरेक्ट रेशोज़ ले लें कि इसको ये बटा ये कर लें, या आप लोग कंसीडर कर लें। बस आप लोगों को पता ही होना चाहिए कि हम लोगों ने बेसिकली इन दोनों को डिवीजन फाइंड करनी है, वो जेड के बराबर प्रूव करनी है। तो इधर कोई जेड को इधर यानी गैम ऑफ जेड को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास डिज़ायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे थे, एक मिनट ठहरिएगा। हाँ जी, तो अभी यहाँ पर क्या हो गया, गैम ऑफ जेड प्लस वन और गैम ऑफ जेड प्लस वन वाली जो पीछे टर्म थी वो हम लोगों ने लगा ली इधर, और जेड वाली टर्म जो थी वो हम लोगों ने लगा ली। अब क्या किया, अब चूंकि ये वन ओवर जेड था, ये सबसे ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो ये जेड ओवर जेड प्लस वन बच जाएगा। अब यहाँ पर दो नीचे टर्म्स ऊपर नीचे समीशन के प्रोडक्ट में है, और प्रोडक्ट चूँकि इनफाइनाइट प्रोडक्ट है और सेम है, तो अब ये एक दफ़ा आ जाएगा, और ये सारी की सारी जो है वो पावर नेगेटिव हो गई ऊपर चली जाएंगी। ये हम लोगों ने जेड प्लस वन ऐसे लिखा, ये चूँकि नीचे थी तो वन ओवर एन, अब पावर जेड थी तो इसकी ऊपर जाके पावर माइनस जेड हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास यहाँ वन प्लस जेड प्लस वन ओवर एन की पावर माइनस वन थी, ये वही रहा, इसकी पावर माइनस वन थी, ये ऊपर जाके हमारे पास वन प्लस जेड ओवर एन हो गया, ये पावर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई। अब क्या हुआ, अब चूँकि बेसिस सेम है इनकी तो पावर हम लोग ऐड कर देंगे सिंपली, तो वन प्लस वन ओवर एन, तो चूँकि ये पूरी की पूरी बेस है, ठीक हो गया, ये पूरी की पूरी बेस है ये वाली, तो पावर जेड होंगी तो जेड प्लस वन माइनस जेड हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये वाली टर्म हम लोगों ने इधर लिख ली, और वन प्लस जेड प्लस वन ओवर एन की पावर माइनस वन इधर लिख लिया। तो मैं आप लोगों को ज़रा ये जल्दी जल्दी इस वजह से करवा रहा हूँ कि बहुत सिंपल सिंपल से सब्जेक्ट्स हैं, ऑब्वियस से सब्जेक्ट यानी कि स्टेप्स हैं, तो इनको हम लोग आप लोग खुद भी कर सकते हैं। तो मैं बस एक दफ़ा गो थ्रू हो रहा हूँ कि इसमें से गो थ्रू की हो जाए। ठीक हो गया जी, तो 1 मिनट। हाँ जी, तो अब ये जेड है। अब आप लोगों का क्वेश्चन है कि ये हमारे पास प्रोडक्ट में ऊपर नीचे इस तरह किस तरह हो गया। अब याद रखिएगा, चूँकि एक तो समीशन सेम है तो हम इनको ऊपर और नीचे, ये प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होगी हमारे पास के जो प्रोडक्ट होता है ये हमारे पास अलग-अलग भी आ जाता है टर्म्स के ऊपर, और ये इकट्ठा भी किया जा सकता है। तो इसका मतलब इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, सेम ही रहेगा, ठीक है। हाँ, एक चीज़ याद रखें, अगर इधर समीशन यहाँ वन से मिसाला शुरू हो रहा है और यहाँ ज़ीरो से शुरू हो रहा होता है तो हम लोग उनको फिर पहले सेम बनाते और उसके बाद फिर आगे ये मतलब यानी कि इस तरह इकट्ठा कर देते। तो अब चूँकि यहाँ सेम ही थे तो हम लोगों ने इकट्ठा कर दिया। अब यहाँ पर आ गए थे हम, अब यहाँ पर इधर अंदर एलसीएम लिया, ये दोनों ऐसे ही आ जाएंगी, इधर जेड जेड से कैंसिल होकर पावर वन आ जाएगी, तो यहाँ एन प्लस जेड प्लस वन हो जाएगा। तो इसी तरह चूँकि ये वाली पावर क्या थी हमारे पास, अब एक चीज़ यहाँ पे देखें, यहाँ पर भी एलसीएम ले लिया हम लोगों ने, यहाँ पर भी एलसीएम ले लिया इस टर्म का, और इधर भी एलसीएम ले लिया। अब इधर एक स्टेप मैंने डायरेक्ट किया है, मैं पहले आपको वो बता देता हूँ कि आप लोग एक जो फर्दर स्टेप आएगा इसके बाद वाला, वहाँ पे वो ये भी सेम आएगा, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, इसको आप लोग उल्टा लेंगे, वो क्या आ जाएगा, एन ओवर एन प्लस जेड प्लस वन, और पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक हो गया, तो वो आप लोग स्टेप लिख लीजिएगा, नहीं लिखेंगे तो कोई इशू नहीं है उसका भी। तो ये जेड प्लस वन, अब ये इनफाइनाइट प्रोडक्ट था। पिछले लेक्चर में मैं आप लोगों को बता भी चुका हूँ कि जब हम लोगों ने किसी चीज़ को सॉल्व करना होता है, इनफाइनाइट चीज़ को हम सॉल्व नहीं कर सकते, हम पहले इसको फाइनाइट बनाते हैं किसी लॉजिक के तहत, फाइनाइट बना के उस फाइनाइट चीज़ को हम लोग करते हैं सॉल्व, और फिर उसमें जो इनफाइनाइट वाला फैक्टर होता है उस पर लिमिट अनडिफाइंड लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यानी एन अगर एन है तो एन लगा दें, के है तो के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, टी है तो टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो हम लिमिट लगा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब चूँकि यहाँ पे एन था, ठीक है, एन वन से लेकर इन्फिनिटी तक जा रहा था, तो हम लोगों ने इस एन को रोक लिया, मतलब यानी कि यूँ कह रहे हैं कि इस एन को स्पेसिफाई कर लिया, हम लोगों ने इंडेक्स चेंज कर दिया, आई इज़ इक्वल टू वन से लेकर एन तक। अब एन यहाँ पर आ गया फाइनाइट, अब एन चूँकि इन्फिनिटी तक जा रहा था तो इस वजह से हम लोगों ने इधर लिमिट लगा ली कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक हो गया जी, तो अब यहाँ एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब चूँकि जहाँ जहाँ एन था, अब यहाँ एन था ना, यहाँ आई आ गया, तो जहाँ जहाँ एन होगा वहाँ सारे में आई आ जाएगा। यहाँ पर भी आई प्लस वन ओवर आई प्लस जेड ओवर आई। अब देखें यहाँ पर ये डायरेक्ट मैंने लिखा हुआ है, तो इस वजह से आप स्टेप अगर लिख लें तो आप लोगों के लिए बेहतर है। तो यहाँ पर बेसिकली इससे प्रीवियस टेस्ट में ये वाली टर्म बनती थी एन ओवर एन प्लस जेड प्लस वन। ठीक हो गया, तो चूँकि एन की जगह आई रिप्लेस हुआ तो ये वाली टर्म बन जाएगी। अब देखें तो यहाँ पर क्या होगा, अब एक आई इस आई से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आई प्लस वन ओवर आई हो जाएगा, आई प्लस जेड इधर आके आई प्लस जेड ओवर आई प्लस जेड प्लस वन हो जाएगा। ठीक हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले प्रोडक्ट को, ये जो अंदर प्रोडक्ट है इसको सिंपली सॉल्व करेंगे कि ये सॉल्व होके कैसा आता है।
अगर आई इज इक्वल टू वन के लिए रखें, आई इज इक्वल टू वन के लिए ये वन प्लस वन सॉरी वन रखें, आई इज इक्वल टू वन प्लस वन ये टू हो जाएगा और ये वन हो जाएगा। और इधर रखें तो आई प्लस यानी वन प्लस जेड और वन प्लस जेड प्लस वन हो जाएगा। तो वन प्लस वन यहाँ पर वन रखेंगे आई की जगह, तो ये वन और ये वन ये टू प्लस जेड हो जाएगा। अब ये वाला जो पेयर बनेगा, ये जो पेयर है ये आई इज इक्वल टू वन के लिए है। इसी तरह का एक पेयर आई इज इक्वल टू टू के लिए आएगा। अब जब टू पुट करेंगे तो ये टू प्लस वन थ्री ओवर टू, टू प्लस जेड और टू प्लस वन थ्री, थ्री प्लस जेड आ जाएगा। इसी तरह आई इज इक्वल टू थ्री के लिए ये एक पेयर आएगा। इसी तरह हम लोग अप टू सोन करके आई इज इक्वल टू एन तक जा रहा है तो हम लोग एन के लिए भी एक पेयर बना लेंगे, तो आई और एन रिप्लेस हो जाएंगे। तो अब ये इसी तरह टर्म साथ से चलती आ रही हैं। अब हम लोग आगे नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, तो अब पीछे हमारे पास क्या था, सिंपली मतलब अब एक चीज़ जहन में रखें कि ये टर्म कैसे बन गई है, मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। ये ऐसे ही आ गया, तो अब एक चीज़ देखें, तो ये टू इस टू से कैंसिल हो रहा है, ठीक हो गया। तो इसी तरह ये थ्री इस थ्री से, चले मैं इस स्टेप को एक दफ़ा ना अलहदा जो लिख कर आप लोगों को उसके सामने रखता हूँ ताकि आप लोगों को इसकी प्रॉपर समझ आए। सिर्फ एक मिनट रुकिएगा। हाँ जी, तो मैंने अब इस पिछले स्टेप को इधर ज़रा अलहदा में लिख लिया है, तो अब हम लोग इस स्टेप को देखते हैं। अब देखें तो यहाँ पर क्या है, इस टू ये आगे आने वाली टू से कैंसिल हो रहा है, इसी तरह थ्री आगे आने वाली थ्री से कैंसिल हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये वाली जो टर्म्स हैं, ये मतलब ये जो अलग है, ये पहली इस हर पेयर के, ये याद रखिएगा कि ये पहला पेयर था आई इज़ इक्वल टू वन के लिए, ये सेकंड पेयर है आई इज़ इक्वल टू टू के लिए, ये आई इज़ इक्वल टू थ्री के लिए है और ये आई इज़ इक्वल टू एन के लिए है। तो आई इज़ इक्वल टू एन वाले पेयर में इस टू से कैंसिल हो रहा है, इस थ्री से थ्री ने कैंसिल हो रहा है, इस फोर से आगे एक फोर होगा। इसी तरह कैंसिल होते होते ये वाली पहली टर्म्स तो ख़त्म हो जाएंगी, ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ वन है तो वन ही हो जाएगा, तो इसका मतलब ये वाली टर्म्स तो ख़त्म हो जाएंगी। अब आते हैं इन सेकंड टर्म्स पर जिसमें जी इंक्लूडेड है। अब वन प्लस जी का तो कोई आगे पेयर है नहीं जिससे वन प्लस जी कैंसिल हो सकता था, ठीक हो गया। इसका मतलब वन प्लस जी एक बचेगा हमारे पास जो इधर बचा हुआ है, ठीक है, तो इधर वो बचा हुआ है। इसी तरह हमारे पास इधर टू प्लस जी से कैंसिल। अब एक ये तो चले मैंने आपको रीज़न बता दी, ख़त्म हो गया। अब इधर इधर क्या है, इधर प्रीवियस में डिनोमिनेटर नेक्स्ट आने वाले टर्म के नोमिनेटर से कैंसिल हो रहा है। ये जनरलाइजेशन याद रखिएगा, ठीक हो गया। तो अब टू इससे कैंसिल हो गया। इसी तरह ये प्रीवियस टर्म का डिनोमिनेटर आगे आने वाली टर्म के नोमिनेटर से कैंसिल होगा, इसी तरह इसको कैंसिल हो जाएगा। अब मैंने ये बात क्यों किया, आप लोगों को भी समझ आ जाएगी। तो इसी तरह हमारे पास देखा जाए तो इस वाली टर्म ये अब प्रीवियस टर्म के डिनोमिनेटर से n प्लस वन जो है वो कैंसिल। अच्छा, एक और चीज़ भी देखें, तो अब ये वाली सारी टर्म्स तो ख़त्म हो जाएंगी, ठीक हो गया, लेकिन इस आखिरी टर्म में अब इसमें नोट करें ये टू आगे आने वाले टू से कैंसिल हो रहा था। अब इसी तरह थ्री आगे आने वाली थ्री से कैंसिल हो रहा था। तो इस n प्लस वन के लिए आगे तो कोई टर्म ही नहीं है जिससे n प्लस वन कैंसिल होगा, तो इस वजह से यहाँ एक टर्म तो n प्लस वन बच जाएगी, एक वन प्लस जी बच जाएगी। कि जिस तरह मैंने आपको लॉजिक बताया कि अब यहाँ ये मतलब यानी कि पहले का डिनोमिनेटर आगे आने वाले के नोमिनेटर से कैंसिल हो रहा है, यानी कि पहले वाले में जो नीचे वाली टर्म है वो आगे आने वाले में नेगेटिव, यानी हम लोगों ने इस पेयर के पहले पहले इसको सॉल्व करके n प्लस वन बचा लिया। अब हम ये जो जी वाली इंक्लूडेड टर्म्स हैं इनको अब हम लोग देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रीवियस टर्म इस तरह कैंसिल, ये इससे कैंसिल। तो अब अगर आप लोग ये एक चीज़ नोट करें तो प्रीवियस टर्म का डिनोमिनेटर या आप यूँ कह लें प्रीवियस टर्म का जो नीचे वाली टर्म है वो हमारे पास कैंसिल हो रही है आगे आने वाले की ऊपर वाली टर्म से। तो इसका मतलब इस वन प्लस जी के लिए तो पीछे कोई ऐसी टर्म है ही नहीं जो, यानी पीछे किसी ऐसी टर्म का डिनोमिनेटर है ही नहीं जो इसको कैंसिल करेगा, तो इसलिए यहाँ पे वन प्लस जी बच जाएगा, ठीक हो गया। अब इसी तरह ये से कैंसिल तो हर प्रीवियस टर्म आने वाली अगली टर्म से कैंसिल होती चली जाएगी। तो इसी तरह यहाँ पर n प्लस जी के लिए चूँकि ये नोमिनेटर में है तो ये अपनी प्रीवियस टर्म के डिनोमिनेटर में कहीं पे n प्लस जी आएगा तो उससे कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ हमारे पास चूँकि n भी कैंसिल हो रहा था यहाँ पे आगे आने वाली टर्म से, तो यहाँ पर सिर्फ ये n प्लस वन ओवर जेड से आगे आने वाली टर्म का नोमिनेटर नहीं है, तो इधर ये वाली टर्म बच जाएगी। अब ये जो कि रेसिप्रोकल में है तो हमारे पास वन ओवर n प्लस वन ओवर जी हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मैं आप लोगों को एक दफ़ा दोबारा रिकल कर दूं कि
इन टर्म्स के लिए आगे आने वाली टर्म्स कैंसिल हो रही थी, मतलब प्रीवियस टर्म का नोमिनेटर आगे आने वाली टर्म के डिनोमिनेटर से कैंसिल हो रहा था। तो इसका मतलब इस एन के लिए पीछे कहीं ना कहीं एन होगा जो इसको कैंसिल कर देगा, बट इस n+1 के लिए आगे कोई डिवाइड में n+1 नहीं होगा जो इसको कैंसिल करेगा, तो यहाँ पे n+1 बच जाएगा। ठीक है, इसी तरह 1+z ये वाली अगर इसका सीक्वेंस देखें तो z वाली टर्म्स के लिए प्रीवियस टर्म की नीचे वाली टर्म आगे आने वाली टर्म की ऊपर वाली टर्म से कैंसिल हो रही है, तो इसका मतलब 1+z के लिए प्रीवियस पीछे कोई 1+z होगा नहीं डिवीजन में, तो इस 1+z बच जाएगा। अब अगर एक और चीज़ देखें तो ये वाली हर टर्म जो है हमारे पास, यानी कि हर आगे वाली टर्म इससे ऊपर वाला कैंसिल हो रहा है, नीचे वाले से ऊपर वाला कैंसिल हो रहा है, तो इस नीचे वाले के लिए ऊपर वाला तो कहीं था ही नहीं, तो वो कैंसिल नहीं होगा। इसका मतलब इधर ये टर्म बच जाएगी, लेकिन n+z के लिए पीछे कहीं ना कहीं n+z होगा इस प्रीवियस पैटर्न को देखकर। तो इसका मतलब यहाँ से हमारे पास कौन कौन सी टर्म्स बच गई, यहाँ पर एक n+1 बचेगा, ये चीज़ बचेगी और ये चीज़ बचेगी, तो ये तीनों टर्म्स हम लोगों ने लिख ली हैं। ठीक हो गया जी। तो अब हम लोग आगे फर्दर मूव करते हैं। आप लोग इसको मज़ीद दोबारा मतलब पीछे से करके देख लीजिएगा, अगर समझ नहीं आई तो एक दो दफ़ा देखेंगे आप लोगों को इसकी प्रॉपर समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, n+1 1+z ओवर दिस आ गया। तो अब z+1 पे चूँकि n है नहीं तो इस पर लिमिट अप्लाई नहीं होगी, तो ये बाहर आ जाएगा एज अ कॉन्स्टेंट, n+1 ओवर दिस आ जाएगा। अब आप लोगों को इनफाइनाइट लिमिट सॉल्व करने का अच्छे से मैं उम्मीद करता हूँ आइडिया होगा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि जब इनफाइनाइट लिमिट्स हम लोगों ने सॉल्व करनी होती हैं तो हमारे पास सिंपल कुलिया ये होता है कि हाँ, या दो तरीके होते हैं, या तो हम लोग क्या कर लें कि एल हॉपिटल रूल लगा लें, यानी कि अगर यानी कि यूँ कह लें ऊपर से कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, मिसाल है यहाँ पर e की पावर n आ जाता, यहाँ पे log n आ जाता जिसमें से n कॉमन नहीं लिया जा सकता, तो तब तो हमारे पास वो डेरिवेटिव वाला तरीका है एल हॉपिटल रूल के ऊपर का ऊपर डेरिवेटिव नीचे का नीचे डेरिवेटिव, और उस वक्त तक इस तरह डेरिवेटिव लेते चले जाना है जब तक नीचे वाली टर्म में ज़ीरो आने का चांस ख़त्म हो जाए। ठीक हो गया। तो नीचे वाले वाले टर्म में ज़ीरो का चांस इस वजह से ख़त्म करना पड़ ज़रूरी होता है क्योंकि हमारे पास अनडिफाइंड वाली टर्म या तो 0/0 फॉर्म की भी रीज़न ली जा सकती है, लेकिन अल्टीमेटली होता यही है कि हमारे पास नीचे ज़ीरो नहीं बनना चाहिए। तो अब चूंकि ये पॉलिनॉमियल्स हैं तो पॉलिनॉमियल्स के केस में हमारे पास ये तो हम कॉमन ले सकते हैं, तो इसका तरीका ये होता है कि ऊपर वाला जो नोमिनेटर है उसके अंदर से सबसे जो बड़ी पावर वाला नंबर होगा, सबसे बड़ी पावर वाला वो कॉमन ले लेना है, नीचे भी सबसे बड़ी पावर वाला कॉमन ले लेना है, मतलब जो वेरिएबल होगा। अब लिमिट में n वेरिएबल है यहाँ पे, तो यहाँ पर n के ही देखेंगे हम लोग, z को नहीं देखेंगे। तो ऊपर वाले टर्म में से भी n कॉमन ले लिया, अब यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1/, चूँकि सबसे बड़ा पावर n की जो है वो n ही था तो इस वजह से n कॉमन ले लिया। वहाँ ऊपर n² होता तो हम n² कॉमन ले लेते। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 1+, अब यहाँ n नहीं था तो उसको काउंटर करने के लिए डिवाइड में n लगा लिया। इसी तरह यहाँ पे n कॉमन लिया तो ये 1+1/n+z/n हो जाएगा, तो n से कैंसिल हो जाएगा। तो अब लिमिट में ये आंसर बचेगा, जब हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0/0 फॉर्म या फिर नीचे ज़ीरो वाली टर्म का चांस नहीं बनेगा। तो ये हमारे पास क्या होगा 1+1/∞, 1+1/∞ z/∞, तो ये भी टर्म ज़ीरो, ये भी टर्म ज़ीरो, ये भी टर्म ज़ीरो, तो 1/1 तो ये z, तो ये इक्वल टू z हमारे पास आ गया है। हम लोगों ने क्या प्रूव करना था, गैम ऑफ z+1 ओवर गैम ऑफ z को z के बराबर प्रूव करना था, वो हमारे पास गैम ऑफ z+1 और गैम ऑफ z के बराबर प्रूव हो गया। अब इसको उधर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये अल्टीमेटली हमारे पास ये चीज़ प्रूव होगी। ठीक हो गया। अब हम लोग आगे नेक्स्ट चलते हैं कि हमारे पास यूलर प्रोडक्ट जो है हमारे पास गैम ऑफ z का वो इस लिमिट की शक्ल में लिखा जा सकता है, इस लिमिट की शक्ल में लिखा जा सकता है। लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी z की पावर n फैक्टोरियल ओवर z इंटू z+1 z+2 अप टू सो ऑन z+n। ठीक हो गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अच्छा इसको एक और चीज़ में भी लिखा जा सकता है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, जब n इन्फिनिट पे अप्रोच करता है ना, तो चाहे n फैक्टोरियल ले लें या उससे पिछले नंबर का फैक्टोरियल ले लें, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा रिज़ल्ट के ऊपर। जिस तरह हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि अगर लिमिट हम लोग log n की लें तो log n और log n+1 इक्वल होते हैं जब नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, यानी कि इन्फिनिट के लेवल पर चला जाता है, तो log n और log n+1 बराबर होते हैं। सिमिलर केस फैक्टोरियल पे होता है कि फैक्टोरियल चाहे आप n का ले रहे हैं, चाहे उससे प्रीवियस टर्म का ले लें, चाहे उससे अगले टर्म का ले लें, हमारे पास जो है वो उसमें नेग्लिजिबल रिजल्ट आता है, मतलब यानी कि यूँ कह लें कि डिफरेंस आता है जिसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो अपनी ज़रूरत के लिहाज से हम लोग n जहाँ n फैक्टोरियल यूज़ करना हो हम n-1 फैक्टोरियल भी यूज़ कर सकते हैं ज़रूरत के लिहाज से, ये रीज़न देकर। तो अब हम लोग ये प्रूव कर रहे हैं, तो इसी रीज़न से मैंने ये लिखा हुआ है कि n-1 भी लिखा जा सकता है क्योंकि लिमिट हो रही है n अप्रोचेज इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी पे हम लोग इनको एक्सचेंज कर सकते हैं। बेसिकली हम लोगों ने इस ऊपर वाले को प्रूव करना है।
हाँ जी। तो अब हम लोगों ने वही यूलर प्रोडक्ट का फार्मूला लगाया, हम लोगों ने क्या किया, इन्फिनिट है तो एलसीएम ले लिया अंदर। अब उसी तरह जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने इस प्रोडक्ट को फाइनाइट बनाया, यानी i इज़ इक्वल टू 1 से लेकर n तक कर लिया, और n चूँकि इन्फिनिट पर जा रहा था तो n अप्रोचेस टू इन्फिनिट पे लिमिट लगा ली। अब जहाँ जहाँ n था वहाँ i रिप्लेस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, i+1 ओवर i यानी z हो जाएगा। अलग-अलग पावर डायरेक्ट कर ली, और इधर क्या हो गया हमारे पास i। अब मैंने डायरेक्टली उल्टा भी लिया, मतलब इधर पावर हम लोगों ने उल्टा भी लिया, ये n ओवर n प्लस जी था, तो आई उससे रिप्लेस होकर आई प्लस जी हो जाएगा और पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब जिस तरह प्रीवियस में पेयर्स बने थे इसी तरह इसमें भी पेयर्स बनेंगे। आई इज इक्वल टू 1 के लिए 1+1 2 की पावर z ओवर 1 की पावर z, और जब हम लोग क्या करेंगे इसी तरह हमारे पास सेकंड टर्म के लिए 1 ओवर 1 प्लस जेड आ जाएगा। आई इज इक्वल टू 2 के लिए 3 प्लस जेड ओवर 2 की पावर z और 2 ओवर 2 प्लस जेड। इसी तरह n-1 के लिए अब यहाँ पे चूँकि आई है, n-1 करेंगे 1 से कैंसिल हो के, तो यहाँ हमारे पास n की पावर z और n-1 की पावर z आ जाएगा, और यहाँ n-1 प्लस z आ जाएगा, और i इज इक्वल टू n के लिए हमारे पास ये टर्म बच जाएगी चौथी, कि यहाँ पे n+1 ओवर n हो जाएगा और n ओवर n प्लस z हो जाएगा। ठीक हो गया जी। तो अब एक चीज़ देखी जाए तो सिमिलरली जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में हुआ था कि 2 की पावर जी इस 2 की पावर जी से, अब सिर्फ हम इस पहली टर्म, हर पेयर के पहले टर्म को हम लोग देखते हैं। 2 की पावर जी आगे आने वाले पेयर की 2 प्लस जी से, यानी ऊपर वाला नीचे वाले से कैंसिल हो रहा है, और इसी तरह ये 3 प्लस जी इसका कैंसिल होगा, इसी तरह n उससे कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब अल्टीमेटली हमारे पास इस पहले पेयर में सिर्फ ये चीज़ बचेगी, क्योंकि इसके आगे वाले आने वाले यानी n प्लस जी से पीछे कहीं पे पिछले नंबर में n की पावर जी ऊपर होगा, जिससे n प्लस जी कैंसिल हो जाएगा पिछले सीक्वेंस को देखते हुए। तो इसी तरह n+1 होल पावर जी के लिए आगे कोई टर्म नहीं है जिसमें n+1 की पावर होल जी डिवीजन में हो प्रीवियस पैटर्न को देखते हुए, तो इस वजह से यहाँ पहले तो n प्लस जी बच जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर यहाँ पे अब सेकंड टर्म को कंसिडर करें, अब ये पहले टर्म्स का खाता यहाँ पे ख़त्म हो गया, अब हम सेकंड टर्म्स को देख रहे हैं। अब यहाँ ऊपर देखें तो 1 2 n-1 n तक ये सारे मल्टीप्लाई होकर इस तरह आ जाएंगे, 1 2 n-2 n-1 और n तक, ये सिर्फ ये सेकंड टर्म के ये वाले ऊपर वाले, और नीचे वाले भी ऊपर इसी तरह मल्टीप्लाई होकर आ जाएंगे, z+1 2 प्लस जेड, इसी तरह z+z-1 और इसी तरह अप टू सोन, ये मतलब आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, इस टर्म के लिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, n-1 को पहले लिख लिया और z को अलग लिख लिया। तो अब चूँकि हमारे पास देखा जाए तो 1 प्लस जेड इस तरह बाहर आ रहा था, तो वो हम लोग अंदर ले गए लिमिट के, चूँकि n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है ना, तो लिमिट पर उसका कोई असर नहीं होगा, तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, z और z+1 और अप टू वन n z तक चला जाएगा, n प्लस जेड तक चला जाएगा। अब देखा जाए तो ये बेसिकली इसको अगर हम लोग दूसरी तरह उल्टा के लिखते हैं तो ये n-1 n-2 अप टू 3.2.1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये बेसिकली n फैक्टोरियल है और ये n+1 होल पावर जी है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अच्छा ये हो गया। अब हमारे पास स्टेटमेंट में जो था, इधर स्टेटमेंट में आपको दोबारा दिखा देता हूँ, स्टेटमेंट में था n की पावर z की कमी है, तो n की पावर z हम लोग मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे। तो n की पावर z मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। तो अब देखा जाए तो यहाँ पर लिमिट, चूँकि दो नंबर प्रोडक्ट में आ रहे हैं ना, एक ये प्रोडक्ट में एक ये प्रोडक्ट में, तो लिमिट की एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि प्रोडक्ट पे अलग अलग अप्लाई रहती है। इस नंबर पे इस पे अलग अप्लाई होगी और इस वाले पूरे पे अलग अप्लाई होगी। ठीक हो गया। तो अब हम लोग इस लिमिट को तो हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, एक तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स नीचे आ गई, इनफाइनाइटली मैनी आ गई, तो और ऊपर n फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल का डेरिवेटिव हम लोग यूँ कह लें कि कोई ऐसा रूल नहीं है, या मेरे ज़हन में नहीं है अभी, और n की पावर जी चूँकि एक्सपोनेंशियल है, तो इस वजह से हम इसको तो सॉल्व नहीं करेंगे। लेकिन ये उस अगर आप थोड़ा सा नोट करें तो अभी ये वाली चीज़ बेसिकली उसकी राइट हैंड साइड बन गई है। अब हमने इसको बेसिकली सॉल्व करके 1 के बराबर प्रूव करना, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अब ये फिर वो इनफाइनाइट लिमिट है, तो लिमिट की प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर जो है वो लिमिट किसी नंबर की पावर पर मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो पावर के अंदर चली जाती है, लिमिट की ये एक प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब ये पावर के अंदर चली जाएगी ऐसे, तो मज़ीद जब पावर के अंदर जाएगी, अब यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग इसमें कोई इशू आएगा ही नहीं। मतलब अगर यहाँ पे n कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पर कॉमन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, हम लोग अलग अलग कर लेंगे, तो n ओवर n 1 हो जाएगा और ये हमारे पास 1 ओवर n आ जाएगा। तो इसका मतलब ये नंबर हमारे पास क्या बचेगा, लिमिट
एन अप्रोचेस इन्फिनिटी 1+z/n, और ये हमारे पास z। अब हमें लिमिट अंदर ले जाने की ज़रूरत पड़ेगी, पावर के अंदर चला जाएगा। लिमिट की प्रॉपर्टी है कि लिमिट की प्रॉपर्टी के मुताबिक वो जो भी चीज़ होती है वो पावर के अंदर चली जाती है। तो ये पावर के अंदर चली गई, तो जो ही पावर के अंदर जाकर टोटल लिमिट लगेगी, 1 के ऊपर तो लिमिट लगेगी नहीं, इधर लगेगी तो वो 1/इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली लिख लिया 1 + 1/इन्फिनिटी होल पावर z। अच्छा, तो अब ये वाला टर्म नंबर पूरा एस एच आ गया, ठीक हो गया। इसी तरह अब ये 1/इन्फिनिटी 0 और 1 हो गया, तो 1 की पावर जो भी हो वो आंसर 1 ही देता है। तो अल्टीमेटली हम लोगों ने ये लिमिट वाला आंसर प्रूव कर लिया। अब हम लोग चलते हैं आगे लेमास की तरफ। तो हम लोग जल्दी जल्दी लेमास को प्रूव करते हैं, तो इंशाल्लाह उसके बाद फिर हम लोग इसको वाइंड अप करते हैं। तो हम लोगों ने अब टॉपिक क्या है हमारे पास, यूलर इंटीग्रल फार्मूला। यूलर इंटीग्रल फार्मूला बेसिकली ये किसके लिए ड्राइव करेंगे, हम गामा फंक्शन के लिए ड्राइव करेंगे। जो गामा फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा था बेसिकली वाइस-स्ट्रॉस गामा फंक्शन, बेसिकली सॉरी गामा फंक्शन जो था रियल नंबर्स के लिए पढ़ा था। अब हम लोग उसका जनरल रिजल्ट वो इंटीग्रल प्रूव करेंगे कि वो इंटीग्रल आता कैसे है, ठीक हो गया। उसके लिए हमें 4 लेमस की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोग 2 लेक्चर्स के अंदर, एक लेक्चर ये वाला और इस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उन लेमस को पहले पढ़ेंगे, समझेंगे, प्रूव करेंगे, और उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग यूलर का जो इंटीग्रल फार्मूला है वो गामा फंक्शन के लिए हम लोग प्रूव करेंगे। तो हम लोग पहले लेमा 1 बताते हैं। लेमा 1 क्या कहता है कि इफ़ 0 लेस देन अल्फ़ा लेस देन 1, और 0 के साथ इक्वालिटी की कंडीशन है, देन हमारे पास ये इक्वालिटी है ये होल्ड करती है, सॉरी इनइक्वालिटी ये होल्ड करती है। अगर अल्फ़ा जो है कोई भी एक रियल नंबर है, आई थिंक ये, तो अगर ये वाली होल्ड करता है इनइक्वालिटी अल्फ़ा, तो ये वाली इनइक्वालिटी होल्ड होगी। ये हमारे पास लेमा 1 है। मैं इस इक्वालिटी को पढ़ भी देता हूँ। 1 + अल्फ़ा लेस देन और इक्वल टू एक्सपोनेंट ऑफ अल्फ़ा, यानी ये बेसिकली ई की पावर अल्फ़ा ही लिखा हुआ है। तो इज़ लेस देन इक्वल टू 1 - अल्फ़ा होल पावर -1। तो अब हम लोग करेंगे क्या, हम लोग पहले ये चीज़ प्रूव करेंगे कि 1 + अल्फ़ा एक्सपोनेंट ऑफ अल्फ़ा से छोटा है। फिर सेकेंडली हम लोग ये प्रूव करेंगे कि एक्सपोनेंट ऑफ अल्फ़ा 1 - अल्फ़ा से छोटा है। फिर उन इक्वालिटीज़ को कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, अब एक चीज़ देखें, एक्सपोनेंट इन्वॉल्व हो रहा है, तो हम एक्सपोनेंट की सीरीज़ को यहाँ यूज़ करेंगे। एक्सपोनेंट की सीरीज़ को यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो हाँ जी, तो अब हम लोग यहाँ पे एक्सपोनेंट की सीरीज़ को यूज़ करेंगे। ई की पावर अल्फ़ा बेसिकली क्या होता है, जो इसकी टेलर सीरीज़ होती है, सॉरी जो मैक्लैरन सीरीज़ होती है ई की पावर एक्स की, वो हमारे पास ये होती है। मैं यहाँ पर आप लोगों को लिख के चेक करवा देता हूँ। जो ई की पावर एक्स होता है ना, ई की पावर एक्स, इसकी मैक्लैरन सीरीज़ होती है n इज़ इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर n ओवर n फैक्टोरियल। ये हमारे पास ई की पावर एक्स की मैक्लॉरेन सीरीज़ होती है, ठीक हो गया। अब मैक्लॉरेन सीरीज़ क्या होती है, वो बेसिकली होती तो टेलर सीरीज़ ही है, लेकिन वो ओरिजिन पर उसका सेंटर होता है। अब वो क्या होगा वो हम लोग जब इंशाल्लाह अगर कैलकुलस का कोर्स शुरू करते हैं तो उसके अंदर जो टेलर सीरीज़ जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग उसमें डिटेल में देख लेंगे। वरना यूट्यूब पर और भी टेलर सीरीज़ पर बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स मौजूद हैं, तो आप लोग वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। तो अब हम लोग इसकी मैक्लॉरेन सीरीज़ लिखी। अब मैक्लॉरेन सीरीज़ को ओपन किया तो 0 के लिए अल्फ़ा की पावर 0 और 0 फैक्टोरियल, 1 के लिए अल्फ़ा की पावर 1 ओवर 1 फैक्टोरियल, और इसको हम लोगों ने के पे कर लिया, के इज़ इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी अल्फ़ा की पावर के ओवर के। तो अब हम लोगों ने इसको किस वजह से 2 तक रखा है, 2 से आगे एक्सपेंड नहीं किया, क्योंकि स्टेटमेंट में आप लोग देखें तो स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे अब हम लोगों ने पहले हम लोग बेसिकली ये हिस्सा प्रूव कर रहे हैं, इसको अभी भूल जाएँ, हम लोग ये हिस्सा प्रूव कर रहे हैं, ठीक हो गया। जैसे हमें एक तरफ 1 + अल्फ़ा बनाना था, एक तरफ, दूसरी तरफ एक्सपोनेंट बनाना था। तो अब इक्वालिटी का फ़िलहाल साइन को भूल जाएँ, यूँ समझ लें कि हमें एक तरफ 1 + अल्फ़ा बनाना था, एक तरफ 1 + अल्फ़ा बनाना था, और एक तरफ ई की पावर अल्फ़ा बनाना था। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो एक तरफ ई की पावर अल्फ़ा भी बन गया है और एक तरफ 1 + अल्फ़ा भी बन गया है। इस वजह से हमें फिर आगे फर्दर 2 से आगे हम लोगों को एक्सपेंड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो इस वजह से हमें 2 तक रखा। अब एक चीज़ अगर देखें, मैं आप लोगों को इधर 1 मिनट में आप लोगों को ना इस इनइक्वालिटी से हम ये इनइक्वालिटी कैसे लिख रहे हैं, मैं अभी आपको डिटेल में बताता हूँ इसका। सॉरी, मेरे पास कोई रफ पेज यहाँ पर मौजूद नहीं था, तो मैं वो लेने गया था। अच्छा, तो अब हम लोग क्या कर रहे थे, अब हम लोगों ने ये देखना था कि इससे ये इनइक्वालिटी कैसे बना रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लें कि ये जो समीशन है ये एक पॉजिटिव नंबर के तौर पर कंसिडर किया जा रहा है। यहाँ पर मैं इस इनइक्वालिटी को समझाता हूँ। देखें, हमारे पास मिसाल है, एक नंबर लिखा हुआ है, मैं मिसाल ले लेता हूँ 5, और यहाँ पर लिखा हुआ है 3 + 2 + 1, सॉरी
3 प्लस इसको चलें आप लोग यूँ कर लें, इसको 8 कर लें। ठीक हो गया। तो ये लिखा हुआ है। अब ऑब्वियसली इनके दरमियान ये किस तरह बनेगा, 3 + 2 5 + 1 6 बन जाएगा। तो ऑब्वियसली ये चीज़ बन जाएगी हमारे पास। अब अब ये मत आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा कि यहाँ पर इक्वालिटी का साइन है तो यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं है। तो यहाँ पर इक्वालिटी का साइन जो है ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि 8 6 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है। तो आप इक्वालिटी का साइन लगा भी दें तो उस पर इक्वालिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप इस अल्फाज में करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि समीशन पुट करने से कहीं पर आंसर ज़ीरो बन जाए। अल्फ़ा की मतलब आंसर अल्फ़ा ज़ीरो भी तो हो सकता है, क्योंकि अल्फ़ा एक रियल नंबर है। तो अल्फ़ा ज़ीरो भी हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने स्टेटमेंट में ये चीज़ देखी थी कि अल्फ़ा ज़ीरो भी हो सकता है, क्योंकि ज़ीरो के साथ इक्वालिटी का साइन था। तो इस वजह से हम लोग उसको काउंटर करने के लिए, क्योंकि अगर इधर अल्फ़ा ज़ीरो कर देना इधर, तो अल्फ़ा इधर भी ज़ीरो हो गया, इधर भी ज़ीरो। इस ज़ीरो की वजह से ये पूरी की पूरी टर्म ज़ीरो, ये भी ज़ीरो। तो इस वजह से ई की पावर ज़ीरो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 1 बच जाएगा। तो इस वजह से इक्वालिटी के साइन का चांस बनता है। तो इस वजह से यहाँ पे लिख दिया। तो आप लोगों ने उससे कन्फ्यूज़ नहीं होना। मैं सिर्फ आपको इस इनइक्वालिटी में बताना चाह रहा हूँ कि ये लेस देन वाला किस तरह आता है। तो अब हमारे पास ये चीज़ आ गई। तो अब ये अब हम लोग अगर 1 एक पॉजिटिव नंबर है, तो 1 को हम लोग अगर यहाँ पर इग्नोर करते हैं, ठीक हो गया, तो ये मज़ीद छोटा हो जाएगा हमारे पास 3 + 2। अगर 2 को इग्नोर करते हैं मज़ीद छोटा हो जाएगा 3 से। अगर हम लोग इक्वालिटी, चूँकि यहाँ पे इक्वालिटी थी, ये इनइक्वालिटी के साथ तो डीलिंग हो गई, ठीक हो गया। मतलब इक्वालिटी अगर पहले ही छोटी है तो उसको मज़ीद को पॉजिटिव नंबर इग्नोर करते हैं तो वो मज़ीद छोटा हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर और इग्नोर करते हैं वो मज़ीद छोटा हो जाएगा। अच्छा, अब इक्वालिटी लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इधर यही ले लेते हैं हम लोग 8 जो है वो इज़ इक्वल टू 5 + 2 + 1 कर लेते हैं। मिसाल है, ठीक हो गया। मैं 3 इस वजह से ले रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा 3 नंबर्स थे, तो इस वजह से हमने 3 ले लिए। ठीक हो गया। तो अब अगर इस समीशन को हम लोग 1 कंसीडर कर लेते हैं एज अ रफ एग्जांपल समझने के लिए। अगर 1 को यहाँ से इग्नोर करते हैं तो इस कंसेप्ट के मुताबिक ये वाली नंबर और छोटा हो जाना चाहिए, ये 5 + 2 हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर 8 आ रहा है ना, तो इसका आंसर 7 आएगा। तो ऑब्वियसली 7 8 से छोटा है। तो अगर हम 2 को और इग्नोर करते हैं तो वो और इस तरह 5 हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये वाला जो कंसेप्ट है, ये वाला, ये हम इधर लगाएंगे। अब इधर 1 प्लस अल्फ़ा था तो ये 5 + 2 होगा। अब ये 1 का रोल बेसिकली यहाँ पे ये समीशन वाली टर्म अदा कर गया। अब समीशन में आपने आपको बताया कि चूँकि शुरू ही 2 से हो रही है और अल्फ़ा के ऊपर भी कंडीशन है कि वो 0 से 1 के दरमियान होगा। अल्फ़ा भी कन्फर्म है कि आप लोगों के पास एक पॉजिटिव नंबर होगा और फैक्टोरियल भी एक पॉजिटिव नंबर होता है। तो दो पॉजिटिव नंबर्स की डिवीजन समीशन भी पॉजिटिव ही होगी। और चूँकि यहाँ पर हो सकता था कि नेगेटिव आता तो 2 भी पॉजिटिव है, तो यानी कि समीशन शुरू भी पॉजिटिव नंबर से हो रही है, तो ओवरऑल आंसर इसका पॉजिटिव आएगा। अब एक पॉजिटिव नंबर को किसी इक्वालिटी में से इग्नोर करते हैं तो जिस साइड से इग्नोर किया जाता है वो साइड मज़ीद छोटी हो जाती है। ठीक हो गया। तो इसके जिधर हम लोगों ने इधर एग्जांपल देखी, तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ कि ई की पावर अल्फ़ा में से जब सिर्फ ये लिखा कि ये टर्म इग्नोर की तो ये टर्म छोटी हो गई। तो यहाँ से अल्टीमेटली क्या बना, ई की पावर अल्फ़ा इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 + अल्फ़ा। तो इसको अगर हम लोग दूसरे लफ्ज़ों में अगर लिखें तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, इस तरह बन जाएगा। मतलब इसका हाफ हिस्सा प्रूव कर दिया। अब हम लोगों ने क्या किया कि 1 + अल्फ़ा इज़ लेस दैन एक्सपोनेंट ऑफ ई की पावर, यानी ई की पावर अल्फ़ा कह लें, एक्सपोनेंट ऑफ अल्फ़ा कह लें, एक ही बात है। अब ये हाफ तो हम लोगों ने प्रूव कर लिया। अब जो सेकंड हाफ है अब हम लोग वो प्रूव करेंगे और फिर इंशाल्लाह हम लोग इसको इन दो इक्वेशंस को कंबाइन कर देंगे, इनइक्वालिटीज़ को कंबाइन कर देंगे। अब हम लोगों ने क्या किया, अब हम लोगों ने ई की पावर 1 प्लस यानी 1 - अल्फ़ा की होल पावर -1 को ई की पावर अल्फ़ा से बड़ा बनाना है। तो इधर हम लोग क्या करेंगे, ये दूसरी साइड जो चीज़ थी इधर 1 - अल्फ़ा होल पावर -1 वो कंसीडर कर ली। तो हमारे पास क्या आ गया, 1 - अल्फ़ा होल पावर -1, इसको क्या कर लिया रेसिप्रोकल में कर लिया, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसकी हम लोग क्या करेंगे, सीरीज़ यूज़ करेंगे। तो जो हमारे पास बेसिकली सीरीज़ होती है 1/1 - एक्स की जो सीरीज़ होती है, यानी कि यूँ कह लें मैक्लॉरिन सीरीज़ होती है, वो बेसिकली हमारे पास होती है समेशन n = 0 से इन्फिनिटी xn। ये हमारे पास मैक्लॉरिन सीरीज़ होती है एक्स की। अब एक्स वहाँ पे अल्फ़ा है तो यहाँ पे अल्फ़ा कर लिया, तो यहाँ अल्फ़ा की पावर n होगी। अब जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये अल्फ़ा की पावर 0 + अल्फ़ा की पावर 1 और फिर 2 से सिमिलर रीज़न जो हम लोगों ने इधर यूज़ की थी, बिल्कुल इसी रीज़न के साथ ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 1 + अल्फ़ा आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें पहले तो हम लोगों ने इक्वालिटी का साइन ही रखा, इस इनइक्वालिटी को फ़िलहाल अभी ज़हन से निकाल दें। ठीक हो गया। तो ये आ गया 1 + अल्फ़ा, ये की पावर ये अल्फ़ा और ये अल्फ़ा हो गया, और ये किसके इक्वल है हमारे पास,
ये 1 माइनस अल्फ़ा होल पावर -1, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। अब अगर हम लोग ना बेसिकली क्या करेंगे कि हम लोग इस तरह की एक टर्म बनाएंगे और एक तरफ e की पावर x को बनाएंगे। तो हमें गिवन क्या था स्टेटमेंट के अंदर, अल्फ़ा 0 से इक्वल है या बड़ा है। अब अगर ये 0 से बड़ा है तो अगर अल्फ़ा की पावर k ले जाए, वो अल्फ़ा की पावर k, ऑब्वियस सी बात है एक नंबर अपने इक्वल होगा। और यहाँ k हमारे पास 2 से शुरू हो रहा है। क्यों शुरू हो रहा है? क्योंकि हम लोगों ने ये समीशन वाली टर्म बनानी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा की पावर k है तो यहाँ अल्फ़ा की पावर k है। तो इस वजह से हमें ये समीशन वाली टर्म बनाने के लिए, चूँकि k से शुरू हो रहा है 2 से, तो यहाँ हम k 2 से शुरू कर लेंगे। आगे हम लोगों ने क्या किया, अब हम लोगों ने क्या कहा कि अब k फैक्टोरियल एक पॉजिटिव नंबर है। ऑब्वियस सी बात है कोई नंबर अगर पॉजिटिव है तो उसका फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल नेगेटिव नंबर्स के लिए डिफाइन नहीं है। तो इसका मतलब कि अगर k पॉजिटिव है तो k का फैक्टोरियल भी पॉजिटिव होगा। तो आप लोगों को एक ये चीज़ पता होगी कि अगर पॉजिटिव नंबर किसी भी नंबर के साथ डिवाइड किया जाए तो ओवरऑल आंसर छोटा हो जाता है। मैं मिसाल देता हूँ, हम लोग एक हर चीज़ को एक स्टेप को बड़ी डिटेल में समझ के पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो अब एक नंबर था 8 और एक नंबर है 5, ठीक हो गया। अब 5 एक पॉजिटिव नंबर है। आप ये अभी जैसे से निकाल दें कि 5 8 से छोटा है, जो भी अभी वो अभी आप सिर्फ ये कंसीडर करें कि 5 8 से छोटा है। तो अब 8 के जब हम लोग 8/5 करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 8/5 इस 8 से छोटा हो जाएगा, ठीक हो गया। तो इधर यही कंडीशन लगाई गई है कि जब अल्फ़ा की पावर के इक्वल है, जब अल्फ़ा की पावर के जब हम लोग क्या करेंगे के फैक्टोरियल यानी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे, क्योंकि देखा जाए तो यानी हम लोग बेसिकली अभी कर क्या रहे हैं, अब हम लोग एक तरफ e की पावर x बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तरफ e की पावर x किसी तरीके से बन जाए, ठीक हो गया। तो अब हम लोग देखा जाए तो हमें हमारे पास e की पावर x में क्या था कि यहाँ पर हमें अल्फ़ा की पावर k चाहिए था और यहाँ k फैक्टोरियल चाहिए था। तो वो हम लोग पहले अभी ये बनाएंगे, दोनों तरफ समीशन को अप्लाई कर देंगे। तो अब हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर क्या किया, हम लोगों ने अल्फ़ा ओवर के बना लिया। तो अल्फ़ा की पावर के ग्रेटर दैन और इक्वल टू अल्फ़ा ओवर के। अब यहाँ पे ग्रेटर दैन वाली तो कंडीशन आ गई। इक्वालिटी की कंडीशन इस वजह से आ सकती है कि हो सकता है हमारे पास के ज़ीरो हो जाए, सॉरी अल्फ़ा ज़ीरो हो जाए, ठीक हो गया। क्योंकि के तो ज़ीरो हो नहीं सकता, क्योंकि के हमारे पास 2 से शुरू हो रहा है। जब हम लोगों ने इक्वालिटी यहाँ पर ली है, हम के को कहाँ से शुरू करवा रहे हैं, 2 से शुरू करवा रहे हैं, के तो ज़ीरो हो नहीं सकता, ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास फिर अल्फ़ा ज़ीरो हो सकता है, क्योंकि अल्फ़ा की कंडीशन है कि अल्फ़ा ज़ीरो हो सकता है। तो इसका मतलब यहाँ ज़ीरो की पावर जो भी होगी और ज़ीरो इस वाली टर्म को भी तो इक्वालिटी का साइन आ सकता है। तो इस वजह से हमने इक्वालिटी लिख ली। अब दोनों तरफ हम लोगों ने समीशन अप्लाई कर दिया, और इन इक्वालिटीज़ में अगर पॉजिटिव साइड दोनों साइड पे सेम अप्लाई की जाए तो इक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम लोगों ने समीशन दोनों साइड पे अप्लाई कर दिया, यानी इन टर्म्स को हम लोगों ने केस अप्रोचेस टू से लेकर इन्फिनिट तक जो है वो ऐड कर लिया है दोनों तरफ। तो इसमें कोई मसला नहीं आएगा। तो समीशन दोनों तरफ हम लोगों ने अप्लाई कर लिया। अब अप्लाई किया तो ये वाली चीज़ जो है वो हमारे पास ये वाली जो चीज़ है, या अच्छा अभी देखें ये वाली चीज़ होगी और ये वाली चीज़ होगी। अब दोनों तरफ 1 प्लस अल्फ़ा ऐड किया तो 1 प्लस अल्फ़ा। अब देखें, अगर आप एक चीज़ को गौर करें तो जो इस इनइक्वालिटी की लेफ़्ट साइड है 1 प्लस अल्फ़ा प्लस ई की यानी के इज़ इक्वल टू ये वाली जो टर्म है, ये बेसिकली ये वाली टर्म बन रही है, ये वाली। तो ये इसके इक्वल था। इसका मतलब इस वाली टर्म की जगह उस इनइक्वालिटी में ये टर्म हम लोग लिख सकते हैं, तो वो हम लोग लिख देंगे। और अगर एक और चीज़ नोट करें कि 1 प्लस अल्फ़ा और ये वाली चीज़ बेसिकली हमारे पास किसके इक्वल थी, ई की पावर अल्फ़ा के इक्वेशन नंबर 1 के मुताबिक, ये इस तरह इन इक्वेशन नंबर 1 के मुताबिक ये इसके इक्वल थी। तो जो ये इसकी जगह हम लोग ये लगा देंगे और इसकी जगह हम लोग ये लगा देंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, इसकी जगह 1 प्लस अल्फ़ा लगा दी, यानी इक्वेशन नंबर 1 3 और 4 वाली ये इक्वेशन है, 3 वाली इस वाली टर्म के लिए इक्वेशन थी, मतलब जो 1 माइनस अल्फ़ा होल पावर -1 थी, और जो 1 इक्वेशन थी वो ई की पावर अल्फ़ा के लिए थी। तो इसका मतलब इसकी जगह ई की पावर अल्फ़ा लिख देंगे, और चूँकि इक्वल्स ही थे ना तो इक्वल तो हम लोग लिख सकते हैं, इक्वल नंबर इक्वालिटी में एक्सचेंज किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर ई की पावर अल्फ़ा आ जाएगा। अगर इसको थोड़े से हम लोग तरतीब से लिखें तो ई की पावर अल्फ़ा ग्रेटर दैन और -1 माइनस अल्फ़ा होल पावर -1 के बराबर आ गई। अब अल्फ़ा यहाँ पे ग्रेटर दैन 1 ग्रेटर दैन 0 है। तो अब यहाँ पर देखें इक्वेशन नंबर जो 2 थी वो हमारे पास क्या थी,
1 माइनस अल्फ़ा लेस देन और इक्वल टू ई की पावर अल्फ़ा। और इक्वेशन नंबर जो 5 आई है वो हमें कह रही है कि 1 प्लस अल्फ़ा जो 1 माइनस अल्फ़ा होल पावर सॉरी ई की पावर अल्फ़ा जो है वो हमारे पास 1 माइनस अल्फ़ा होल पावर -1 से छोटा है। मैं मिसाल देता हूँ, अगर हमें ये लिखा हुआ हो कि 5 इज़ लेस देन 6, ये चीज़ लिखी हुई है जो कि रोल अदा करेगा इक्वेशन नंबर 2 का। इक्वेशन नंबर 2 ये 5 हो गया, 5 इज़ लेस देन 6, ठीक हो गया। इक्वालिटी का साइन आप लोग अभी इग्नोर रखें क्योंकि मैं नंबर्स में डील कर रहा हूँ, तो नंबर्स में हम स्ट्रिक्टली यूज़ करेंगे। अब अल्फ़ा चूँकि जनरलाइजेशन है तो ज़ीरो का इक्वालिटी का कंसेप्ट आ सकता है, वो इस वजह से आ सकता है कि अल्फ़ा अगर ज़ीरो कर दें तो इधर भी 1 और इधर भी 1 बन जाएगा, तो इक्वालिटी का साइन आ सकता है। अब नंबर्स में इक्वालिटी का साइन नहीं आएगा, तो इस वजह से मैं वहाँ पर स्ट्रिक्टली वाली कंडीशन को यूज़ कर रहा हूँ। तो अब 5 इज़ लेस देन 6, ये लिखा 5 इज़ लेस देन 6 अल्फ़ा 1 ये आ गया। और आगे हम लोग क्या करते हैं, आगे 1 माइनस अल्फ़ा ई की पावर अल्फ़ा इज़ लेस देन, अब ई की पावर अल्फ़ा का रोल यहाँ पे क्या अदा कर रहा था 6, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, दूसरी इक्वालिटी हम लोगों ने मिसाल है प्रूव की थी कि 6 इज़ लेस देन 7। तो ऑब्वियस सी बात है क्या हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 5 इज़ लेस देन 6 लेस देन 7, इनको कंबाइन करके। तो यही काम इधर करने हैं हम लोग। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले इक्वेशन थी कि 1 प्लस अल्फ़ा इज़ लेस देन ई की पावर अल्फ़ा। अब ये बता रही है कि ई की पावर अल्फ़ा इज़ लेस देन दिस, तो इनको एक कंबाइन किया तो हमारे पास ये आ गया। अब ई की पावर अल्फ़ा को हम एक्सपोनेंट में भी इस तरह भी लिख सकते हैं, तो वो लिख सकते हैं हम। ये हमारे पास पहली जो है वो लेमा पहला प्रूव हो गया। अब सेकंड लेमा प्रूव करते हैं। अब जो है आई थिंक जो आप लोगों ने रियल एनालिसिस 1 आई थिंक पढ़ ली होगी, तो उसके अंदर हम लोगों ने ना एक बर्नौली इनइक्वालिटी पढ़ी थी। अब ये बेसिकली वही इनइक्वालिटी है, ठीक हो गया। तो बस उसमें एन और पी आई थिंक था, तो इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, एन और अल्फ़ा यूज़ कर लेंगे। है वही, बस यूँ कह लें कि वेरिएबल्स चेंज हो गए हैं, बेसिकली इनइक्वालिटी वही है, बर्नौली इनइक्वालिटी। वो भी हम लोग, मैं रियल एनालिसिस पढ़ा रहा हूँ, तो वो इंशाल्लाह हम लोग उनमें वो आगे जाके पढ़ेंगे। तो अच्छा, अब हम लोग ये इनइक्वालिटी क्या कहती है, ये बेसिकली बर्नौली इनइक्वालिटी ही है। ये हमें क्या कहती है कि 0 इज़ लेस देन अल्फ़ा इज़ लेस देन 1, और हमारे पास 1 प्लस 1 माइनस अल्फ़ा होल पावर n ग्रेटर होता है 1 माइनस अल्फ़ा ओवर n। अब ये इनइक्वालिटी बेसिकली हमें ये बता रही है कि, अब मैं आप लोगों को इसकी ना एक लाइव एग्जांपल देता हूँ, तब हम लोग इसको प्रूव कर समझने की कोशिश करेंगे। मैं आप लोगों को एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। हम लोग लिखते हैं कि, चलिए मैं आप लोगों को एक्स वाली एग्जांपल दे देता हूँ। हमारे पास लिखा हुआ है a माइनस बी होल स्केयर, चूँकि यहाँ पे अल्फ़ा n हम लोग जनरलाइज कर लें, हम लोग स्केयर के लिए बात कर लेते हैं कि स्केयर के लिए ये ट्रू है कि नहीं है। तो अब a प्लस बी, अब इसको ओपन करके हम क्या से लिखते हैं, a स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर, हम इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक हो गया, नज़र आ रहा है, हाँ जी नज़र आ रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं इधर थोड़ा सा ना बड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ, a माइनस बी होल स्केयर इज़ इक्वल टू a स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर, ये है। तो अब अगर हम इसको इधर से रिलेट करें तो a माइनस बी इज़ इक्वल टू, वैसे इज़ इक्वल टू का भी देखें तो a स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, इस तरह की टर्म एक बनेगी हमारे पास, ठीक हो गया। तो अगर हम लोग इस बी स्केयर को यहाँ से इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि बी एक पॉजिटिव है या नहीं, लेकिन बी स्केयर एक पॉजिटिव नंबर होगा, तो पिछली इनइक्वालिटी में मैंने आपको कहा था कि पॉजिटिव नंबर किसी इक्वल वाली इक्वेशन में से निकालें, तो जिस साइड से इक्वेशन वो नंबर निकालते हैं वो साइड ऑफ मज़ीद छोटी हो जाती है। तो इसका मतलब ये चीज़ आ जाएगी, a माइनस बी होल का स्केयर हमारे पास आ जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू किस वजह से, a और b अगर ज़ीरो दोनों के दोनों ज़ीरो हो जाते हैं तो इक्वालिटी का साइन का आ सकता है। तो इसका मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू a स्केयर माइनस 2ab होगा, ठीक हो गया। अब चूंकि ए स्केयर यहाँ पे 1 था तो इधर 1 कर देंगे हम लोग। तो बेसिकली बस समझाने का ये मतलब था कि इस इनइक्वालिटी की जो कंस्ट्रक्शन की गई, किसी हद तक मुझे ऐसा लगता है कि वो इन फार्मूलोज को देखते हुए की गई। अब हम लोग आगे देखेंगे भी, बेसिकली प्रूफ भी करके देखेंगे इसको, ठीक हो गया। तो अब हम लोगों ने बर्नौली इनइक्वालिटी की थोड़ी सी फील ले ली, अब हम लोग इसको प्रूव करते हैं। हम लोग इंडक्शन के ज़रिए प्रूव करेंगे। मैं इंडक्शन आप लोगों को रिकॉल करवा दूं। इंडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास 3 स्टेप होते हैं इंडक्शन के। पहला इंडक्शन का स्टेप होता है कि हम लोगों ने इनिशियल कंडीशन पर वो स्टेटमेंट जो हम जिसको प्रूव करना चाह रहे हैं, जनरली प्रूव करना चाह रहे हैं, वो हम लोग इनिशियल कंडीशन पर पहले प्रूव करते हैं। सेकेंडली फिर हम लोग उसकी जिस मतलब n इज़ इक्वल टू k
केथ कोई पोजीशन होगा 1 और इन्फिनिटी, यानी 1 और जिस नंबर n तक हम प्रूव करना चाह रहे हैं उसके दरमियान में कोई के होगा उस अल्फ़ा से या के से। बेसिकली जब हम इसी कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो हम लोग बेसिकली ये प्रूव करेंगे इसके सेकंड स्टेप में कि n इज़ इक्वल टू के के लिए ये इनइक्वालिटी ट्रू है और के n से छोटा होगा। वो n के नज़दीक भी हो सकता है, n से बहुत ज़्यादा छोटा भी हो सकता है, लेकिन n से छोटा होगा। ठीक हो गया। और फिर हम लोग इस चीज़ को लेट करके, इस कंडीशन को लेट करके हम k+1 के लिए ट्रू करवाएंगे। ठीक हो गया। मैं आप लोगों को एक मिसाल है देता हूँ कि हम लोग एक रियल लाइन ड्रा करते हैं, ये वाली। हम लोगों ने ये प्रूव करना है ये 1 है, ये 2 है, ये 3 अप टू सो ऑन, ये n है और सॉरी ये k है, ये k+1 है और ये n है। ठीक हो गया, नज़र आ रहा है? हाँ जी, नज़र आ रहा है। ठीक हो गया। तो अब हम लोग पहले इनिशियल कंडीशन के लिए ट्रू करवा दिया, हम लोगों ने k के लिए सपोज किया, k+1 के लिए ट्रू करवा दिया। तो इसका मतलब अगर हम लोग इसी रिज़ल्ट को स्टेप 3 को दोबारा दोहराएं k+1 के लिए ट्रू मान के, चूँकि मैंने आप लोगों को क्या कहा कि k जो है, हम जो n इज़ इक्वल टू k लेंगे वो n से छोटा होगा, और ये भी मैंने आपको कहा कि वो k n से थोड़ा छोटा भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा छोटा भी हो सकता है। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर k की जगह k+1 भी कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में k+1 कंसिडर करें तो हम k+2 के लिए भी प्रूव कर सकते हैं ट्रू। जिस तरह हम लोग k+1 के लिए प्रूव करेंगे, इसी पैटर्न पे हम लोग k+2 के लिए भी प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह हम k+1 2 के लिए ट्रू मान के k+3 के लिए भी प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह k+3 के लिए ट्रू मान के k+4 के लिए भी प्रूव कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली हम लोग इस तरह करते करते n तक पहुँच जाएंगे। ठीक हो गया। तो इस वजह से हम लोगों का ये बेसिकली इंडक्शन का कंसेप्ट होता है। तो हम लोगों ने इनिशियली चूँकि n पे हम लोग इंडक्शन लगाएंगे। अब n एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक हो गया। अब पॉजिटिव इंटीजर सबसे छोटा कौन सा होता है? 1। तो इसका मतलब हम लोग पहले ये इनइक्वालिटी 1 के लिए ट्रू करवाएंगे कि क्या ये 1 के लिए ट्रू है ही नहीं। और हाँ, इंडक्शन के ज़रिए आप लोग अगर कोई चीज़ प्रूव कर रहे हैं और वो पहले स्टेप पर भी ही जो है वो मतलब यानी कि इक्वल नहीं आई, तो या तो हो सकता है कि आप लोगों के स्टेटमेंट में कोई गलती हो, या ऐसा हो सकता है कि वो स्टेटमेंट ही रॉन्ग हो। मतलब यानी कि यूँ कह लें कि आपको लिखने में कोई मिस्टेक आ गई हो, या वो स्टेटमेंट ही ट्रू ना हो, वो स्टेटमेंट ही गलत हो। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि एन अप्रोचेस, यानी कि एन एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसका मतलब ये होगा कि एन इज़ इक्वल टू 1 हम लोग इनिशियल कंडीशन लेंगे। अब जहाँ जहाँ एन था वहाँ वहाँ 1 पुट करेंगे, तो ये 1 माइनस अल्फ़ा और ये 1 माइनस अल्फ़ा। इसका मतलब चूँकि हमारे पास इक्वालिटी का साइन भी था ना दरमियान में, तो इसका मतलब इन दोनों में से एक ने ट्रू होना था, और एक वक्त में एक ही ट्रू होता है। तो ये किस वजह से होता है? तो मैंने जो है वो रियल एनालिसिस की प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें लास्ट लेक्चर जो अभी लेटेस्ट लेक्चर है वो है ऑर्डर ऑफ ग्रुप के ऊपर। तो वो आप लोग डिटेल से समझ लें, आप लोगों को ये चीज़ समझ आ जाएगी कि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन कौन सा कंसिडर किस वक्त कंसिडर होता है, और हमारे पास जो इस चीज़ का मतलब क्या होता है, इनमें से कौन सा एक वक्त में एग्जिस्ट करते हैं। उसमें मैंने बहुत डिटेल में ये चीज़ डिस्कस की है। यानी बेसिकली ये होगा आप लोगों के पास लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी, जो हम लोग बेसिकली पढ़ते थे कि रियल नंबर्स में या तो एक नंबर से छोटा होगा, या एक नंबर से बड़ा होगा, या वो इक्वल होंगे। यानी ये 3 ही हो सकती हैं पॉसिबिलिटीज़। ये चीज़ें मैंने डिटेल में उस लेक्चर में डिस्कस की हैं। मैं आप लोगों का उसका जो है वो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग वहाँ से जाकर डिटेल में देख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वालिटी का साइन आ गया, मतलब दोनों में से कोई एक बना लेते हैं कि या तो ग्रेटर देन हो या इक्वल हो। तो इसका मतलब यहाँ पे 1 माइनस अल्फ़ा इक्वल हो गया 1 माइनस अल्फ़ा के, तो दोनों में से एक ट्रू होगी, चूँकि इन दोनों के दरमियान और की कंडीशन होती है। हम लोग पढ़ते भी हैं कि ये चीज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो दोनों में से कोई एक ट्रू होगी तो और में ट्रू होगी। यही और का फ़ायदा होता है कि हम लोग पॉसिबिलिटीज़ देख लेते हैं, उनमें और लगा दें, तो उनमें से कोई एक भी ट्रू हो जाए तो जनरली हम लोग कह सकते हैं कि जनरल रिजल्ट ट्रू है। तो हम लोगों ने इंडक्शन के ज़रिए पहले स्टेप में ये प्रूव कर दिया कि n इज़ इक्वल टू 1 के लिए रिजल्ट ट्रू है। अब हम लोग क्या करेंगे, n इज़ इक्वल टू k के लिए सपोज करेंगे, और यहाँ पर हम लोग k इंटीजर है, और यहाँ पर ये भी कंडीशन लगा दें कि k इज़ लेस दैन n, k n से छोटा भी है। तो ये हम लोगों के लिए अगर ट्रू है, तो इसका मतलब जहाँ जहाँ n है वहाँ k पुट करके हम लोग ट्रू लिख सकते हैं। तो 1 माइनस अल्फ़ा होल पावर k इज़ ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा 1 माइनस k अल्फ़ा हो जाएगा, जहाँ पे k एक पॉजिटिव इंटीजर है, और मज़ीद मैं दोबारा कह देता हूँ कि n से छोटा है, n के इक्वल नहीं लेना। ठीक हो गया। मतलब यानी कि यूँ आप लोग सपोज कर लें कि n इज़ इक्वल टू k होगा, यानी कि n इज़ इक्वल टू k नहीं है। आप लोगों ने ये मत समझ लीजिएगा कि n इज़ इक्वल टू k है, यानी जो स्टेटमेंट में nth नंबर है वो k है, वो नहीं है। सिर्फ आप लोगों ने n इज़ इक्वल टू k पुट करना है। ठीक हो गया। यानी कि n की जगह k पुट करना है,
और लेकिन एन के नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो हमारे स्टेटमेंट है ये हमारे पास nth टर्म लिखी हुई है बेसिकली। ठीक हो गया। तो हम nth टर्म से पीछे वाली टर्म ये को किसी भी नंबर पर हो सकती है, वो ज़्यादा छोटी बड़ी छोटी, उसके लिए सपोज करेंगे और उससे नेक्स्ट +1 वाली टर्म के लिए प्रूव करेंगे। यही पैटर्न दोबारा चलाते चलाते हम n तक पहुँचेंगे। ठीक हो गया। तो इस वजह से हम लोग इसका हरगिज़ मतलब ये मत समझिएगा कि ये के वही n है पॉजिटिव इंटीजर, ये के n से छोटा है। इस लाइन का मतलब ये है कि हम लोग बेसिकली उस इक्वेशन में स्टेटमेंट में n की जगह के पुट करेंगे, इस वजह से हम लोगों ने लिखा है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे के पुट कर दिया, तो यहाँ हमारे पास कंडीशन आ गई। अब थर्ड स्टेप क्या होता है, हम लोगों ने n इज़ इक्वल टू के प्लस 1 के लिए ट्रू करना है। अब यहाँ पर भी फिर वही बात कि n इज़ इक्वल टू के प्लस 1 का हरगिज़ मतलब नहीं, ये नहीं है कि के प्लस 1th टर्म जो है वो हमारे पास nth टर्म होगी। ठीक है, वो n से छोटी ही होगी, बस k से बड़ी होगी, n से छोटी होगी। के चूँकि हम लोगों ने n इज़ इक्वल टू के प्लस 1 इस वजह से कहा है कि हम लोग ऐसा प्रूव कर दें कि अगर हम लोग n की जगह के प्लस 1 रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास इक्वालिटी फिर भी ट्रू रहे। अब हम लोग ये बेसिकली प्रूव करने जा रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने मतलब बेसिकली एक तरफ वाली साइड कंसिडर कर ली है और दूसरी तरफ वाली साइड हम लोग बना लेंगे। अब एक साइड हमारे पास यहाँ पे क्या थी, 1 प्लस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा होल पावर n थी। अब n जो कि रिप्लेस हम लोगों ने किससे करना था, के प्लस 1 से, तो हम लोग के प्लस 1 से रिप्लेस कर लेंगे एक साइड में, तो कुछ हम लोग चीज़ें प्रोसेस करके दूसरी साइड बना लेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, कंसीडर कर लिया 1 प्लस 1 माइनस अल्फ़ा होल पावर n थी, तो हम लोगों ने के प्लस 1 कंसीडर कर ली। अब के प्लस 1 चूँकि बेसिस पावर अगर ऐड हो रही तो बेसिस सेम अलग अलग हो सकती हैं, तो इसका मतलब ये के लिए अलग होगी और 1 के लिए अलग होगी। बेसिस सेम है तो पावर ऐड होगी, वही चीज़ दोबारा बन जाएगी। अब ये वाली चीज़ अगर देखी जाए तो ये हम लोगों ने क्या की हुई है, इसके बराबर लटकी है। अब ये इनइक्वालिटी कैसे आई मैं ये भी समझा देता हूँ जी। सॉरी, मेरे पास अभी नज़दीक पेज था नहीं, तो जौन सा मिला है मैं वो ले आया हूँ, तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो मैं आप लोगों को मिसाल देता हूँ इसके लिए कि हम लोग ये लिखते हैं 5 इज़ लेस देन 3। एक ये इनइक्वालिटी, हम इसको इनइक्वालिटी नंबर 1 कह लेते हैं। अब हमारे पास एक इक्वालिटी लिखी हुई है जिसके अंदर बेसिकली ये है कि हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ है, वो हमारे पास लिखा हुआ है, मिसाल है आप लोग 16 कर लें। ठीक हो गया। 16 इज़ इक्वल टू, या आप लोग 5 का चूँकि मल्टीपल कर लें, हम 15 कर लें, 15 नहीं 20 ठीक रहेगा, 20 कर लें। अब 20 बेसिकली इस के मुताबिक क्या बनेगा हमारे पास, 5 इंटू 4, ये हमारे पास बनेगा। अब देखा जाए तो यहाँ पर ये रोल अदा कर रहा है 20 का, और ये रोल अदा कर रहा है 5 का, और ये रोल अदा कर रहा है। अब हम पहले कह चुके हैं कि 5 इज़ लेस दैन 3 है, इसका मतलब ये चीज़ हम लोग कह चुके हैं कि 5 जो है वो सॉरी बड़ा है 3 से। तो इसका मतलब जब इस 5 की जगह हम लोग 3 लगाएंगे तो ओवरऑल इस साइड का रिजल्ट छोटा हो जाएगा। वो क्यों होगा, देखें मैं लगाता हूँ। यहाँ पर लगाया 3 इंटू 4, ठीक हो गया। तो 3 इंटू 4 ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर ये 5 इंटू 20 था, जब 5 की जगह इससे छोटी टर्म लगाई, मतलब 5 से छोटी टर्म 3 थी, तो 5 से जब छोटी टर्म लगाई तो अब यहाँ पे इसका रिजल्ट बन रहा था 20, अब इसका रिजल्ट बनेगा 12। तो इसका मतलब ये आप इक्वालिटी लगाएं ना लगाएं इसका कोई मसला नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा कि जब हम लोग किसी प्रोडक्ट के अंदर किसी नंबर की जगह उससे छोटा नंबर लगाएं तो उस जो पहले वाली प्रोडक्ट थी उसका आंसर नए आने वाली प्रोडक्ट से बड़ा हो जाएगा। तो ये चीज़ हम लोगों ने देख ली। अब इधर देखें तो हम लोग इसको प्रूव पहले सपोज कर चुके हैं कि ये 1 प्लस के प्लस अल्फ़ा से छोटी है, तो इसका मतलब जब इसकी जगह इससे छोटा नंबर लगाएंगे तो ओवरऑल रिजल्ट छोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से हम लोगों ने लेस देन और इक्वल टू, अब चूँकि लेस देन और इक्वल टू था तो इधर भी लेस देन और इक्वल टू हो गया। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने लेस देन लगा ली, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म बन गई। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया, इधर से हम लोगों ने क्या लिखा या 1 माइनस इधर माइनस के प्लस माइनस अल्फ़ा कॉमन लिया, तो माइनस के प्लस 1 अल्फ़ा और के स्क्वायर अल्फ़ा। अब अगर हम लोग एक चीज़ नोट करें तो के एक पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि के एक पॉजिटिव इंटीजर है, के एक पॉजिटिव नंबर है। अल्फ़ा ग्रेटर दैन 0 था, तो अगर अल्फ़ा ग्रेटर दैन 0 है तो वो एक पॉजिटिव नंबर है, अल्फ़ा स्क्वायर भी एक पॉजिटिव होगा, तो इसका प्रोडक्ट भी एक पॉजिटिव होगा। तो अगेन वही कि इनइक्वालिटी, अब बेसिकली ये बनेगा हमारे पास, बेसिकली मैं चले यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये बेसिकली चूँकि ये चीज़ इस नंबर से बड़ी है और ये इसके इक्वल है, तो
बेसिकली ये चीज़ इससे बड़ी हो जाएगी। ठीक हो गया। मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ जी। हम लोग बेसिकली अगर लिखते हैं कि 5 इज़ ग्रेटर दैन 3, ये इक्वल है 2 + 1 के, तो बेसिकली तो 5 ऑब्वियसली 2 + 1 से तो बड़ा ही होगा ना। तो यही चीज़ हम लोगों ने इधर यूज़ की है कि अगर ये इससे छोटा है और ये इसके इक्वल है तो ये बेसिकली इससे बड़ा ही होगा, तो ये चीज़ इधर यूज़ होगी। तो हमारे पास क्या हो गया कि बेसिकली यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है। तो इसका मतलब चलें मैं लिख भी देता हूँ, 1 - अल्फ़ा होल पावर k + 1 वो बेसिकली इससे बड़ी ही है। और यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, ये इक्वल आ जाता है 1 - k + 1 इंटू अल्फ़ा प्लस k अल्फ़ा स्क्वायर। ये इसके इक्वल थी, तो जब हम लोगों ने इनको कंबाइन किया तो ये बेसिकली इससे बड़ी आ गई। तो अब ये वही चीज़ अगेन जो मैंने आप लोगों को इधर बताई थी कि एक नंबर है वो किसी नंबर से किसी सम से बड़ा है, एक नंबर है वो किसी सम से बड़ा है। तो अब जब इसमें से ये पॉजिटिव नंबर को कम करते थे हम लोग तो ओवरऑल रिजल्ट फिर छोटा हो जाता था, मज़ीद छोटा हो जाता था। इसका मतलब कि ये वाली चीज़ मैं आप लोगों को चले इधर ही लिख देता हूँ, ये वाली चीज़ मज़ीद ये अब इस इतने हिस्से को भूल जाएं, ये वाली चीज़ इससे तो बड़ी थी, अब इतने हिस्से को भूल जाएं। अब ये चीज़ में से जब पॉजिटिव नंबर को निकालेंगे तो ये ऑब्वियसली ये बड़ा और इक्वल होगा। इक्वल टू क्यों होगा? क्योंकि अल्फ़ा ज़ीरो अगर हो जाए तो हम लोग जो है वो इक्वलिटी का साइन लगा सकते हैं। तो या के अगर के चले के तो ज़ीरो नहीं होगा, लेकिन अगर अल्फ़ा ज़ीरो हो जाए तो इक्वलिटी का साइन आ सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ गया, 1 - k + 1 इंटू अल्फ़ा। यानी हम लोगों ने पॉजिटिव टर्म इग्नोर की तो इस टर्म से ये टर्म छोटी हो जाएगी, क्योंकि इस पूरी टर्म से ये इतना हिस्सा सच छोटा ही होगा ना। तो इस वजह से हम जब पॉजिटिव टर्म को इग्नोर करेंगे तो सिर्फ ये टर्म छोटी होगी। अब आप इसको कंसिडर कर लें, ये इससे छोटा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक ये इससे बड़ा हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि 1 + अल्फ़ा इससे छोटा हो गया, अब देख बड़ा हो गया। तो इसका मतलब अगर मैं आप लोगों को अगर दोनों दिखा सकूँ, नहीं दोनों नहीं दिखा पाऊँगा। अब ये हमारे पास स्टेटमेंट थी, ठीक हो गया। अब इस स्टेटमेंट में हम लोगों ने n की जगह k + 1 को रिप्लेस करना था, तो इक्वालिटी ट्रू आनी चाहिए थी। अब हम लोगों ने प्रोसेस के ज़रिए अगर हम n की जगह k + 1 रिप्लेस करते हैं तो पर इक्वालिटी ट्रू आ रही है। तो इसका मतलब हम लोगों ने n = k + 1 के लिए ट्रू कर दिया। तो इसका मतलब इसी स्टेप को बार बार रिपीट करते हैं हम हर n के लिए ट्रू कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो इसका मतलब हमारे पास ये यहाँ पर रिजल्ट प्रूव हो गया। तो ये हमारे पास 2 लेमास थे, तो और वो कुछ प्रीवियस 2 रिजल्ट्स थे। तो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में 2 लेमास मज़ीद प्रूव करेंगे और उससे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग गामा फंक्शन का जो इंटीग्रल फार्मूले का प्रूफ है वो हम लोग देखेंगे और नेक्स्ट फिर हम लोग इंशाल्लाह फर्दर मूव करते चले जाएंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नई उम्मीदों के साथ, नए लेक्चर्स के साथ, नए कंटेंट के साथ। अस्सलाम वालेकुम।